तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे द मोस्ट अवेटेड यूनियन बजट 2025। ठीक है, यूनियन बजट 2025 में हम इसको दो तरीके से करने वाले हैं। पहली चीज़ तो है इसमें जो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स होंगे मैं उसको आपको बताते चलूँगा, साथ ही साथ मेंस में आपको यूनियन बजट की क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है अपने आंसर में, वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आने वाली हैं, कुछ ऐसे डेटाज रहेंगे, कुछ ऐसी स्कीम्स रहेंगी जो आपके आंसर राइटिंग में आपके आंसर को एनरिच करती हैं, और ये एकदम लेटेस्ट चीज़ें हैं। तो अब आने वाले जैसे जून में 29 जून को आपका पेपर है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मार्क्स, जो एक्स्ट्रा 1 मार्क्स होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। स्पेशली जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं और साथ में एट द एंड में कुछ एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा, ताकि जो भी बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल 2025 में प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज एक ये चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है हमारा यूपी पीसीएस लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये वाला। ठीक है, जिसमें हम मंडे टू सैटरडे तक सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को आपका जीएस 1 के हम सिलेबस को कवर करते हैं, और इसको हम किस तरीके से कवर करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम 5 क्वेश्चंस पिक करते हैं सिलेबस के, ऐसे लेट से 2 पॉइंट्स हमने पिक किया, उन पे बेस्ड हम 5 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, उन 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके रहते हैं। तो वो उनमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में लिखवाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, ताकि आपको 10 मिनट में उस क्वेश्चन को लिख पाओ, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहता है। तो ऐसे मंडे टू सैटरडे तक हम इसको कवर करते हैं। मंडे को जीएस 1, ट्यूसडे को जीएस 2, वेंसडे को जीएस 3, देन 4, 5 एंड 6। तो मंडे टू सैटरडे पूरे दिन आप आंसर राइटिंग करते हो और आपका सिलेबस भी कवर होते जाता है। तो इस कोर्स को जो भी बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं, इसको एनरोल कर लो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आंसर राइटिंग के थ्रू आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने मेंस की टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी है, जिसमें 12 सेक्शनल टेस्ट और 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं। उस पूरे टेस्ट सीरीज के साथ आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। पहले तो 24 टेस्ट रहेंगे, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, GS 1 टू GS 6। साथ ही साथ 10 ऐसे के टेस्ट रहेंगे उसमें। फिर पेपर 4, 5 एंड 6 के नोट्स भी उसके साथ आपको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट 2018 से 2023 तक के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आपको उस कंप्लीट पैकेज में मिलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड की जो ऐप है, सक्सेस माइंड के नाम से होगी। आप ऐप स्टोर या iOS पे जाइएगा, सक्सेस माइंड टाइप करेगा, आपको ऑरेंज कलर का ऐसा लोगो दिख जाएगा। वो आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जो भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, सब आपको मिल जाएगा। और ये हमारे रहे जो नोट्स, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें, मेंस स्पेसिफिक चीज़ें इसमें हमने बनाई हैं। और पेपर 5 एंड 6 ये मैं आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स, हर चीज़ के साथ आपको एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड डेटा, बहुत वेल रिसर्च ये पूरी बुक बनी है। फिर एथिक्स, बहुत बच्चों का ये बहुत वीक रहता है, बहुत इग्नोर करके वो जाते हैं इस सब्जेक्ट को, और हमने 200 पन्ने की इतनी शानदार किताब ये रेडी की है, ताकि एकदम क्रिस्प और कंसाइज तरीके से मेंस में आप इसको पढ़ के आराम से 100 के ऊपर नंबर ला सकते हो। और थोड़ा तरीके से अगर आपने आंसर राइटिंग कर दी तो 120 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। ऑलराइट, फिर हमने यूपी पीसीएस मेंस सॉल्व 2018 से 23 तक पूरी कवर कर दी है। एक एक आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हमने यूपी पीसीएस मेंस ऐसे ये भी सॉल्व पूरा निकाल दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। और मेंस करंट अफेयर्स के यूपी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या अचीवमेंट है, ये सारे नोट्स आपको सक्सेस माइंड की ऐप पे मिल जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे। तो कहाँ से जाओगे ऐप या वेबसाइट पे, ये रहा लिंक। ठीक है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करिएगा यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड। ठीक है, ये आप सर्च करिएगा, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। इस पे ज्वाइन करिए, और इस लिंक वहाँ पे पूरा आपको ऐप की लिंक, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। इसको डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। और देखिए, मेंस की ही तैयारी होनी चाहिए। जो भी बच्चे 2025 के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, मेंस स्पेसिफिक तैयारी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये मत सोचो बस प्रीलिम्स का पढ़ना है, आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। एट दी एंड 2 से 3 महीने प्रीलिम्स फोकस हो जाना, बट साल भर तैयारी मेंस की होनी चाहिए। और ये बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर
जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं सर काश हम ये तैयारी मेंस की जैसे आप करवा रहे हो, हम पहले से स्टार्टिंग से ऐसे करते हुए आते तो अभी तक हमारा 80% सिलेबस कवर रहता, अभी केवल आंसर राइटिंग हो रही होती। बट तो ये एक सीख है उन बच्चों के लिए जो नई-नई तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना? तरीके से वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ तैयारी करोगे, बहुत अच्छे से 1 साल में किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको तैयारी में आप साल भर प्रीलिम्स में वेस्ट करोगे, फिर जब प्री निकलेगा फिर सोचोगे मेंस कर लेता हूँ, तो ये 1-2 साल का टर्म बन जाता है। इतना लंबा नहीं खींचना है, 1 साल का टाइम लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है? चलो, अब आओ बात करते हैं यूनियन बजट की। ठीक है? सबसे पहले समझो कि यूनियन बजट क्या होता है? क्या इसकी ज़रूरत है? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक घर में एक परिवार है ना? उसमें हस्बैंड है, वाइफ़ है, बच्चे हैं। हस्बैंड नौकरी करता है, उससे उस घर में इनकम आती है और उस घर के अलग-अलग खर्चे हैं। सब्ज़ी के खर्चे, मेड्स के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, पानी के खर्चे, स्कूल फ़ीस के खर्चे, सारी चीज़ें। तो महीने की शुरुआत में जैसे ही सैलरी आती है, वो खर्चे अपने-अपने जगह चले आते हैं, ठीक है? और इसकी पूरी प्लानिंग वो फैमिली लेट्स से महीने के एंड में वो कवर करती कि लेट्स से 1 लाख रुपए हमारे आएँगे, तो हमारा इतना खर्चा यहाँ जाएगा, इतना खर्चा स्कूल फ़ीस में जाएगा, ये पूरी प्लानिंग होती है। वो उसे बोलते हैं घर का बजट। वैसे ही अगर हमारा देश एक हमारा घर है, तो उसमें जो भी पैसे आ रहे हैं, वो अलग-अलग चीज़ों में खर्च होते हैं। जैसे स्कीम्स में, सैलरी देने में, पेंशन्स में, ठीक है? रोड्स बनवाने में, राइट? तो इसका जो पूरा स्टेटमेंट होता है, इसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक? यूनियन बजट में भई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जैसे यहाँ पे घर पे तो इनकम से आ रहे थे, सैलरी से आ रहे थे। हमारे देश को पैसे कैसे आते हैं? तो 2 अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं। एक होती है टैक्स रिसीट्स, फिर दूसरा होता है मार्केट से उधारी लेना। 2 तरीके से पैसे आते हैं, ठीक है? टैक्स स्कीम जैसे आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसका जो पूरा पैसा आता है, वो आता है बजट के अंदर और फिर अलग-अलग जगह वो खर्च होता है, ठीक है? चलो, तो और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यूनियन बजट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देश हमारा आगे किस हिसाब से काम करने वाला है, क्या-क्या डायरेक्शन में काम करेगा, किस-किस एरिया में काम करेगा, तो उसका पूरा रोड मैप तैयार होता है और उस रोड मैप पे कहाँ-कहाँ पे खर्चे आने वाले हैं, उसकी पूरी प्लानिंग होती है यूनियन बजट के थ्रू, ठीक है? ये चीज़ है नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशन के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए यूनियन बजट ज़रूरी होता है, ऑलराइट? ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए, तो इस बार का जो यूनियन बजट है, इसमें एक लाइन दी गई थी, "अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल।" ये कहने का मतलब ये है कि देश केवल ज्योग्राफिकल चीज़ों से नहीं रहता है कि भई सॉइल, वाटर या माउंटेन। उस देश के लोग उस देश को बनाते हैं और उन देश के लोगों का वेलफेयर करना चाहिए। तो देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट अपने में इसलिए है क्योंकि ये आपसे ऐसे में एज़ इट इज़ पूछी जा सकती है ना? आजकल ऐसे का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसे आपकी सीधी-सी लाइन आपसे ऐसे में पूछी जा सकती है। ठीक है? और इस बार का जो यूनियन बजट का जो थीम है, यूनियन बजट 2025-26 उसका थीम है सबका विकास, राइट? मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी सेक्टर के लोगों का ग्रोथ होना चाहिए, सबका विकास, राइट? ये चीज़ याद रखिएगा और इस बार के जो बजट है, वो 4 चीज़ों पर फ़ोकस कर रहा है। पहला है गरीब, पुअर उनके लिए कैसे इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई जाएँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बनाई जाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उस पे फ़ोकस कर रहा है। दूसरा फ़ोकस कर रहा है यूथ के ऊपर, जो कि इस देश का फ्यूचर है, ठीक है? देन फार्मर्स जो अन्नदाता हैं, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं पूरे बजट में बताया गया। और चौथा है वुमेन। वुमेन को स्किल डेवलपमेंट, वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन चीज़ों पे इस बजट ने फोकस किया है। अभी हम देखेंगे कि करके हर सेक्टर में इस बजट में क्या-क्या चीज़ें दी गई थी। और यूनियन बजट इस बार का जो बोलता है, वो बोलता है कि हमारा जो देश है, की जो इकोनॉमी है, वो 4 इंजन पे चल रही है। वो 4 इंजन इस देश की इकोनॉमी को खींच रहे हैं। वो 4 इंजन कौन-कौन से हैं? पहला है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, राइट? एग्रीकल्चर तो बैकबोन है ही इंडियन इकोनॉमी का। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट इसी में है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट के बिना कोई काम हो नहीं सकता है, हर जगह पैसे चाहिए, ठीक है। और चौथा है आपका एक्सपोर्ट्स। एक्सक्यूज मी। फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स जितना अच्छा रहेगा रुपी उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। राइट, तो ये 4 इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिक प्रीमाइस था बजट का, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है। अब एक एक करके देखते हैं इन चारों इंजन में, है ना। बजट एक्चुअली 2 पार्ट पे डिवाइडेड रहता है। पार्ट ए जो कि सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से डील करता है, और पार्ट बी जो रहता है वो रहता है टैक्सेशन से रिलेटेड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बजट का जो स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार समझ लेते हैं, इस बार जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं बजट से रिलेटेड वो समझिए। ठीक है, बजट में जैसे मैंने आपको बताया 2 चीज़ होती हैं, पैसा अंदर आना और खर्चे बाहर जाना। मनी कम्स इन, मनी गोज आउट। मनी कम्स इन कहाँ से आती हैं, हमारी रिसीट्स। ठीक है, तो ये टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, ये मार्केट से लोन हो सकता है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में बड़ा बटा रहता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो अगर आप देख रहे हो रेवेन्यू रिसीट्स हमारी जो है, ये पर्पल वाला, ये 2024-25 का है, ये रहेगा लगभग 34 लाख करोड़। ठीक है, ये एक एस्टिमेट दिया गया है। और जो एक्सपेंडिचर है ये भी देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ये चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट की डे टू डे काम रहते हैं। ठीक है, टैक्सेस हो गया या सैलरी देना, ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे वाली रहती हैं। कैपिटल वाला पार्ट ये हो गया जो लॉन्ग टर्म होता है ना। रेवेन्यू वाला पार्ट जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे ब्रिज बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो इसमें जो डेटा दिया है आपको 1-2 चीज़ें याद रखनी है कि जो टोटल रेवेन्यू है हमारा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू में 2 पार्ट आ जाएंगे, है ना। ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, राइट, और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, है ना। इतना पैसा हमको कहाँ से अंदर आ रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर हम बोरोइंग हटा दें तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है लगभग 34.96 लाख करोड़। 34.96 लाख करोड़। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, मतलब कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। ऑलराइट, 34.96 लाख करोड़। खर्चा हम कितना कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ये देख लो, अगर एक्सपेंडिचर आप देख लो 39 लाख ये और 11 लाख ये, तो लगभग ये 50 लाख करोड़ हो जाता है। इससे एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं 35 लाख करोड़, हम खर्च कर रहे हैं 50 लाख करोड़। तो क्या मैं सरप्लस में रहूंगा कि डेफिसिट में रहूंगा, ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट में रहने वाला हूँ। तो इस वजह से जो हमारा डेफिसिट, टारगेटेड डेफिसिट है 2025 के लिए, वो है 4.4% ऑफ जीडीपी। और एफआरबीएम एक्ट के तहत कहा गया है कि 3% इसको लाना है, जो कि इंडिया कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश कैसे कर रहा है आप इस ग्राफ से देख सकते हो। ये अगर आप ऊपर वाली लाइन देखोगे, ये आपकी फिजिकल डेफिसिट है। ये है 2022-23, 2022-23 में लगभग 6.4% था, 2023-24 में 5.6 हुआ, और अब 2025-26 में एस्टीमेट है कि ये 4.4% हो जाएगा। ऑलराइट, पिछले साल ये 4.8% था। तो धीरे धीरे हम उसके उस टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपको समझना है, ये कुछ डेटा याद रखना है, एज इट इज आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या इन डेटा को आप अपने आंसर में लिख सकते हो अगर जीएस 3 में कभी आपसे बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बजट एस्टिमेट्स, है ना। जैसे हमने अभी कुछ चीज़ें देखी, तो क्या क्या हमने देखा, जो टोटल रिसीट्स हैं, है ना, टोटल रिसीट्स हमने देखे, एक रेवेन्यू रिसीट्स थे, रेवेन्यू से पैसे आ रहे थे, और दूसरे कैपिटल रिसीट्स थे, है ना, जो भी हमने इंटरेस्ट दिया है या जो भी हमने चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रखी हैं उससे जो पैसे आ रहे हैं, राइट। और टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये भी 2 पार्ट में था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, रेवेन्यू रिसीट्स हमारी टोटल कितनी है, 34.96 लाख करोड़, और खर्चे हमारे हैं 550.965 लाख करोड़। और जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 4.54% ऑफ जीडीपी, जो अभी हमने इमेज से देखा। अब एक और चीज़ देखिए, रिसीट्स जो थी हमारी टोटल, हमको जो पैसे मिल रहे थे, मैंने आपको बताया पैसे हमको कैसे मिलते हैं, टैक्स सोर्सेज से और नॉन टैक्स सोर्सेज से। तो द नेट टैक्स रिसीट्स हैं जो, है ना, तो टोटल टैक्स रिसीट्स हैं, नॉन टैक्स टैक्स मिला के वो लगभग है
28 लाख करोड़। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, हमको पैसे और कैसे मिलते थे मैंने बताया था, एक तो टैक्स सोर्सेज से मिल जाते थे, एक होते थे मार्केट साइड से, मार्केट से लोन उठाना। तो हमने कितना लगभग लोन उठाएंगे हम, 14.82 लाख करोड़। ठीक है, तो ये चीज थी, है ना। तो इसको और इसको अगर आप जोड़ दोगे तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू दिख जाएगा, जो कि लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास था, है ना। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली शो करता है कि हम रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, वंदे भारत बनाने में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो लगभग हम कर रहे हैं खर्च 11 लाख करोड़ रुपए, जो कि कितना है, 3.1% ऑफ जीडीपी। ये टर्म याद रखिएगा, है ना, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज 3.1% ऑफ जीडीपी। कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर चीजों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से बनाने में। क्लियर? चलो, ये तो हो गया कुछ नंबर्स गेम। इन नंबर्स को आपको अपने जीएस पेपर 3 हो गया या 2 में कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से मैंने केवल काम की चीजों को यहाँ लिखा है, राइट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे जो देश को जो इंजन्स खींच रहे हैं, उसमें से पहला इंजन है, वह है आपका एग्रीकल्चर। इसे हम इंजन क्यों बोल रहे हैं, पहली चीज, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी। दूसरा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीसरा हम इसे क्यों बोल रहे हैं, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इस वजह से इसे हम इंजन ऑफ ग्रोथ बोल रहे हैं। तो चलो देखते हैं बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जैसे आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वैसे ही है ये एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या था, 112 जिलों को सेलेक्ट किया गया था जहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी पुअर थे। वैसे ही एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या होगा, स्टेट्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और बिलो एवरेज कैरेट क्रेडिट पैरामीटर्स। और उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जॉस्टिव, काफी इंटेंसिव तरीके से वहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो पहली चीज ये थी, ठीक है, और जिससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। आगे आइए, और क्या किया, बोला पल्सेस में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, राइट। तो इसके लिए एक 6 साल का मिशन तैयार किया जा रहा है, जो कि फोकस करेगा तूर दाल पे, उड़द दाल पे, मसूर दाल पे। और इसमें कैसे सपोर्ट करेंगे, इसमें बोला गया है कि नाफेड, ठीक है, और एनसीसीएफ ये फार्मर से पल्सेस को डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे अगले 4 साल तक। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था भाई, हम एमएसपी तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन राइस वीट के लिए ज्यादा एमएसपी थी, तो फार्मर्स क्या कर रहे थे, केवल राइस और वीट उगा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, मोनोकल्चर की टेंडेंसी बढ़ रही थी, और जहां मोनोकल्चर रहेगा वहां सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम रहती हो जाती है। इसलिए फार्मर्स को बोला जाता है कि आप क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो। लेकिन फार्मर क्यों करेगा क्रॉप डाइवर्सिफाई जब उसको फायदा इसमें हो रहा है। तो सरकार ने बोला कोई नहीं, हम इसमें भी एमएसपी देंगे, अच्छी एमएसपी देंगे और आपको इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को नेचुरली भी बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, प्लस प्रोटीन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, वो भी इसी से सप्लाई होता है। तो ये हो गया। थर्ड है आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो कि हॉर्टिकल्चर, जैसे हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसी तरीके से उस जैसे इसमें फोकस किया जाता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे। तो प्रोग्राम टू प्रमोट प्रोडक्शन, एफिशिएंट सप्लाई एंड प्रोसेसिंग, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्राइजेस मिल सके। तो इसमें भी सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। राइट, देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज़ आई थी, मखाना बोर्ड डेवलप करना बिहार में। मखाना बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बिहार ग्लोबली फेमस हो चुका है मखाने के लिए।
तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग हो सके, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस वजह से इन्होंने मखाना बोर्ड डेवलप किया है ताकि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो सके मखाने की, और साथ ही साथ इससे बिहार को भी फायदा होगा, राइट। देन एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, इसके ऊपर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल मिशन तैयार किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को तैयार किया जाएगा, राइट। अब बात करें फिशरीज को, जो कि अलाइड सेक्टर में आता है ना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड में हम फिशरीज को भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल मेथड यूज करना फिशिंग एक्टिविटी के लिए इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। आप सबको पता है कि जो भारत का जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर के आसपास है, जो कि अभी बढ़ चुका है, अगर आपने कभी न्यूज में ध्यान दिया होगा तो, ठीक है, लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है, अगर हम आइलैंड नेशंस और लक्षद्वीप को भी कंसिडर करें, ठीक। तो यहाँ पे फिशरीज की पोटेंशियल काफी अच्छी है। देन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप पे स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। फिर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए भी एक नया मिशन बनाया गया, 5 ईयर मिशन टू एनहांस कॉटन प्रोडक्टिविटी, स्पेशल फोकस ऑन लॉन्ग स्टेपल कॉटन। पार्टीशन के बाद जो अच्छी वैरायटी के कॉटन से वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए थे, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया में भी वैसे हो गए, तो एक नया नेशनल मिशन तैयार किया गया है। देन एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, सो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है 3 लाख से 5 लाख रुपए, ठीक है। तो अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो लोन की लिमिट थी वो भी अब बढ़ा दी गई है थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी अच्छी चीज़ है ना, और ज़्यादा लोन में लगाओ, फार्मर्स को और ज़्यादा लोन मिल सकता है। देन यूरिया प्लांट इन असम, ठीक है, एक नया प्लांट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया बन सकता है, जो कि एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। यहाँ पे क्यों बना है, क्योंकि देखो असम में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी है, और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है। तो असम में इसके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिससे असम का ग्रोथ भी होगा और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने जो की थी। एक एक पॉइंट आप हल्का सा याद कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना लेना, है ना। अब चाहो तो ऐसे बना सकते हो, है ना, क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं हमने कवर, 3 पार्ट में आप ऐसे बना सकते हो, बीच में लिख दीजिएगा एग्रीकल्चर, हाँ। ये चीज़ आपको याद रहेगी, हैंडी भी रहेगा, आंसर राइटिंग में भी यूज हो जाएगा। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल कितने जिलों को कवर किया जा रहा है ना, तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट है सेकंड इंजन, जो कि है एमएसएमई। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक चीज़ आप समझिए, इस टेबल को देखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि तो पहला चेंज किया इन्होंने, रिवीजन कर दिया है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन किस चीज़ पे बेस्ड था, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो इन्होंने क्या किया, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 2.5 और एंड 2 टाइम्स, मतलब इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा के 2.5 टाइम्स कर दी गई है और टर्नओवर है वो 2 टाइम्स कर दी गई। तो चलो अब एक बार टेबल देख लो। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को कर दी गई है 2.5 टाइम्स और टर्नओवर लिमिट को कर दी गई है 2 टाइम्स, आई 2.5 एंड टी 2। पहले 1 करोड़ रुपए थी इन्वेस्टमेंट लिमिट और अब 2.5 करोड़ कर दी गई है, तो ऐसी एंटरप्राइज क्या कहलाएगी, माइक्रो एंटरप्राइजेस। और टर्नओवर इसमें पहले 5 करोड़ था, अब 2 गुना होकर 10 करोड़ हो गया। स्मॉल एंटरप्राइजेस में पहले 10 करोड़ था, अब 25 करोड़ हो गया है इन्वेस्टमेंट, और टर्नओवर कितना हो गया, पहले 50 करोड़ था, 2 टाइम्स 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज पहले 50 करोड़ था, अब 100 करोड़ हो गया है, और इसमें टर्नओवर जो था पहले 250 करोड़ था, अब 2 गुना होके 500 करोड़ हो गया है। ये नई क्लासिफिकेशन आ गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। ऑलराइट, चलो अब देख लेते हैं और अदर क्या क्या चीजें की गई हैं। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट। सो 10 लाख तक 5 लाख लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड, माइक्रो क्रेडिट कार्ड बना दिया गया है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, ताकि उनको 5 लाख तक के लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट उनको मिल जाए, ठीक है। तो जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए है ये चीज, ठीक। 10 लाख कार्ड्स को फर्स्ट ईयर में रिलीज करना है,
देन एक बहुत इंपॉर्टेंट था फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, राइट। तो फंड्स ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप एक नया स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें फ्रेश कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितने का, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्टार्टअप नया नया सेटअप किया जाएगा। ओके, देन स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो जो औरतें हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, राइट, स्पेशली जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको 2 करोड़ तक का टर्म लोन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये प्रोविजन दिया जाएगा। और इसमें टारगेट है 5 लाख ऐसी औरतों को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए। फिर वैसे ही फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी फोकस किया जा रहा है, राइट। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है, लगभग 22 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजर फॉर द टॉय सेक्टर। अभी तक हमने देखा होगा छोटी छोटी गाड़ियों में मेड इन चाइना लिखा रहता था, अब हम चाहते हैं उसमें मेड इन इंडिया रहे। तो चाइना से डिपेंडेंसी हटा के इंडिया को एक नया टॉय हब बनाना है, बिकॉज एक और प्रॉब्लम आ रही थी चाइना में, जो टॉय मटेरियल रहता था उसमें टॉक्सिसिटी रहती थी, बट इंडिया चाहता है एक सस्टेनेबल टॉय पूरी यहाँ पे बने। ठीक है, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉय पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस वजह से एमएसएमई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। ओके, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जा रहा है। कहाँ पे, बिहार में। इस बार बिहार को काफ़ी फोकस रखा गया है, बिहार को मखाना बोर्ड बना दिया, नेशनल ये बना दिया फूड रिसर्च वाला, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो बिहार पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। नितिन सॉरी नीतीश कुमार जी का सपोर्ट भी है, तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए कहीं चंद्रबाबू नायडू ना बुरा मान जाए, है ना। चले, फिर मेक इन इंडिया जो है विजन, उसको और बढ़ावा देना है, राइट। तो स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा प्रमोट करना है मेक इन इंडिया के लिए। तो ये था आपका एमएसएमई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आ गया जो थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, जो थर्ड इंजन है। तो भाई इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग चीज़ों में। पहला इन्वेस्टमेंट है पीपल में, लोगों में क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सोशल सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन। देन इकोनॉमी में हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन पीपल। सबसे पहले बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या किया, कॉस्ट डाउन फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू बी अप्रोप्रिएटली एनहेंस्ड। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों के लिए पोषण 2.0 नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था, तो इस पे और फोकस किया जाएगा, स्पेशली किस पे, न्यूट्रिशनल कॉस्ट नॉर्म्स पे बदलने के लिए। ओके, देन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, तो अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया था, जिसके तहत हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स होंगी, जो कि बच्चों में स्कूल टाइम से ही इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। उसको देखते हुए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया जाएगा इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, देन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सो जितने भी गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल्स हैं और साथ ही साथ पीएचसीज हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी रूरल एरियाज में अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक नई स्कीम चालू की गई है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या हो रहा है, जो भी भारतीय लैंग्वेज में किताबें हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए इनको प्रोवाइड किया जा सके। देन नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। ठीक है, तो 5 ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, जो कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करेगा। ऑलराइट, देन आईआईटीज की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। ऑलराइट, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 आईआईटीज, राइट, ये कर रहे हैं। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए भी वर्क किया जा रहा है। इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो कि 500 करोड़ की आउटले से बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन। देन नीट वाले बच्चे खुश हो जाइए, आप सभी के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में नेक्स्ट ईयर बढ़ाई जा रही हैं, और अगले 5 साल में इन सीट्स को 75,000 एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाने का यहाँ पे काम चल रहा है।
तो जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगले 5 साल काफ़ी अच्छे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो। देन डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे, लगभग 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड्स, राइट। तो जो भी पुअर लोग हैं जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की जाएंगी, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम स्वनिधि। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए अब एक अच्छी चीज कर दी गई है, अब वो यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स विद 30,000 लिमिट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो बैंक से लोन की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर कोई सब्जी वाला है, भाजी वाला है, ठेले वाला है, स्ट्रीट वेंडर है, तो वो बैंक जाके अपनी लोन लिमिट भी वहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। साथ ही साथ यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है जिसमें 30,000 तक की इनको लिमिट प्रोवाइड की जाएगी अंडर द पीएम स्वनिधि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा, ये स्पेशली प्रीलिम्स वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो गिग वर्कर्स हैं, राइट, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उनके लिए रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ हेल्थ केयर के लिए पीएम जन आरोग्य योजना में उनको एम्पैनल करना, ये भी किया गया। क्योंकि देखो जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है तो उनको अगर कोई काम करना है, उनको लोन लेना है, तो उन पर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टेबल जॉब तो है नहीं। गिग वर्कर मतलब फ्रीलांसिंग टाइप का हो गया, या जैसे जो जोमेटो वाले लड़के हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं, तो इनको लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक। तो उनके लिए लोन सर्विस प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड की जा रही है, लोन मिल सके। हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस में भी वो एलिजिबल हो गए हैं, आईडी कार्ड उनको बनवा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि गिग वर्कर्स का भी फॉर्मलाइजेशन हो पाए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी उनको भी मिल पाए। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट इन पीपल। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। ये तो होगी लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात की, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन में, इनोवेशन में क्या किया जा रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी में क्या किया जा रहा है। पहली चीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सरकार के पास ना तो मैन पावर रह गया, ना रिसोर्सेज रह गए, ना टेक्नोलॉजी है, ना उतना स्किल है। तो अब क्या बोल रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, उनसे काम करवाओ। इस वजह से आप देख रहे हो कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पार्लियामेंट बन रहा हो, चाहे कुछ और बन रहा हो, टाटा बना रही है, एल बना रही है, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको काम मिल रहा है। तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, अडानी जी, बाकी लोगों के लिए भी, है ना। मिनिस्ट्री टू रिलीज 3-year पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स इन पीपीपी मोड, ठीक है। और स्टेट को भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप भी अपने जो लोकल स्टेट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले, उनको भी प्रमोट करें, राइट, और उनका सपोर्ट लें। देन स्टेट सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्टेट्स को बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस का प्रपोजल है फॉर 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स। कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अभी देखते हैं ये वेस्ट बंगाल के लिए भी वैलिड है कि नहीं, है ना। भाई बीजेपी रूल्ड है या एनडीए रूल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपोजिशन का है तब देखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, उनको लोन मिलता भी है कि नहीं, देखते हैं। चलिए, असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030, है ना। तो 10 लाख करोड़ टू बी प्लग बैक इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर द सेकंड असेट मोनेटाइजेशन प्लान। असेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, लेट्स से सरकार ने एक सड़क बनाई, हाईवे बनाया, सरकार क्या बोलेगी, इस एसेट को मैं मोनेटाइज करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, जैसे कि टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा को हमने बोला एक प्राइवेट प्लेयर को कि तुम इसको चलाओ, रन करो, और जो भी अर्निंग आएंगी वी विल डिवाइड। तो ये होता है असेट को मोनेटाइज करना, ठीक है, असेट से पैसे बनाना, ठीक। कैपिटल रिसीट से याद आ रही है, इसी से होता है। देन जल जीवन मिशन को 2028 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। देन अर्बन चैलेंज फंड के नाम का एक फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ का, ताकि अर्बन डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 10,000 करोड़ को एलोकेट भी कर दिया गया है। तो ये चीज बताई गई है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब आप बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। नया मिशन चालू किया गया है जिसमें हम क्या करेंगे, सरकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड करने वाली, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिल सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि एज ऑफ नाउ न्यूक्लियर एनर्जी केवल टोटल एनर्जी का 1.8% कंट्रीब्यूट करती है, उसको भी बढ़ावा कर देना है। देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया है एसएमआर की R&D के लिए, ठीक है, और 2033 तक इसको ऑपरेशनल करना है। 5 इंडियनियस एसएमआर है ना, एसएमआर क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनको बना रहे हैं इंडिया में, राइट।
देन शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया शिप के बारे में। अब जरा एरोप्लेन के बारे में भी देख लेते हैं। तो उड़ान स्कीम के तहत, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 120 नए डेस्टिनेशंस को जोड़ा जा रहा है। देन बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अगेन बिहार सेंटर में है, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड मतलब स्क्रैच से बनाया जाएगा। एक और टर्म होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड में क्या होता है कि जो ऑलरेडी रनिंग चीज़ है ना, उसको आप टेक ओवर करके उसको अपना स्टार्ट करते हो। देन वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट, तो कोसी रिवर के लिए भी, जो कि जिसको बुलाया जाता है सौरव ऑफ बिहार, तो उसके लिए भी कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो बिहार काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। माइनिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं। रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर फ्रॉम टेलिंग्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर करने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। ठीक है। देन एक स्कीम है स्वामी फंड 2, राइट। तो बेसिकली 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स। ओके, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट किया 15,000 करोड़ में। तो जो भी लोग रह रहे हैं उनके घरों को बनाने के लिए ये स्वामी फंड स्टैब्लिश किया गया, स्वामी फंड 2। और टूरिज्म प्रमोशन के लिए 50 नए टूरिस्ट सर्किट साइट्स बनाए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स एंड चैलेंज मोड, वाया द चैलेंज मोड। देखो, अगर जो टूरिज्म है ना, स्टेट गवर्नमेंट अगर मना कर रही है हम नहीं कोलैबोरेट करेंगे, तो बड़ा डिफिकल्ट है टूरिज्म को प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का एक मेजर चंक टूरिज्म से आता है ना। तो अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बोल दी हम तो अप्लाई नहीं करेंगे इन चीज़ों, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बट जहाँ भी टूरिज्म से इकोनॉमी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, वो स्टेट खुद भी लगती है कि चलो और प्रमोट किया जाए, राइट। तो ये था इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। लोगों में आपने इन्वेस्ट कर दिया, इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी तो इन्वेस्ट करो। तो एक नया फंड बनाया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D इनिशिएटिव। ऑलराइट। फिर डीप टेक फंड ऑफ फंड्स बनाया जा रहा है ताकि डीप टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो सके। PM रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किए जाएंगे इन IITs एंड IIMs इन ISC बैंगलोर, राइट। देन जीन बैंक बनाया जा रहा है, सेकेंड जीन बैंक, ओके, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जर्म प्लाज्म होंगे, जो कि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपने भी देखा एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि 10 से ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाना, वो कैसे बनेगा? थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। ओके। देन नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, तो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जितने भी जगहें हैं उनको जियोस्पेशियल टैगिंग हो ताकि प्रॉपर प्लानिंग उनकी की जा सके। देन ज्ञान भारतम मिशन, ये एक नया मिशन स्टार्ट किया गया है जिसमें बेसिकली जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ओके, 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज में पढ़ी हैं, उसको डिजिटाइज करके एक नेशनल रिपोजिटरी बनाना, ठीक है, ताकि कभी ये घूमे ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और रिच नॉलेज भरी हुई है, राइट। तो ये चीज़ थी इन्वेस्टमेंट, जो कि था थर्ड इंजन बजट का। फोर्थ इंजन है एक्सपोर्ट, जो भारत की इकोनॉमी को खींच के ले जा रहा है ऊंचाइयों की तरफ। क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होता है? एक्सपोर्ट से आता है फॉरेक्स। जितना ज्यादा फॉरेक्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रुपया, ठीक है। जैसे हमारा जो फॉरेक्स था सितंबर 2024 के महीने में लगभग $700 बिलियन को क्रॉस कर गया था पहली बार, और अभी लगभग 660 बिलियन के आसपास है, जो कि हमारे अगले 11 महीने के इंपोर्ट के प्राइसेस को, इंटरेस्ट को झेल सकता है। तब तक 1 साल के लिए टेंशन नहीं है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री आपस में कोलैबोरेट करेगी बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को। देन एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत ट्रेड नेट, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है और जो भी ऑपरेशन में हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सपोर्टर्स को मिल जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एंड देन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, राइट। Tier 2 सिटीज़ में जो छोटे शहर है उनको भी प्रमोट करना कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो, वहाँ पे छोटे छोटे सेंटर्स बनाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर्स, राइट। तो ये चीज़ की जा रही है। तो ये था एक्सपोर्ट। अब हम बात करते हैं
हमारे जो इंजन्स हैं, अब इंजन बिना तेल के तो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए फ्यूल का काम क्या कर रहा है इंजन्स के लिए? रिफॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नए रिफॉर्म्स और लेके आया है इस बार का यूनियन बजट 2025। सबसे पहले एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। सो जो एफडीआई लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर की टू बी इंक्रीज फ्रॉम 74% टू 100% फॉर कंपनी इन्वेस्टिंग द एंटायर प्रीमियम इन इंडिया। जो भी कंपनीज जो इंश्योरेंस प्रीमियम उनको मिल रहा है उसका पूरा इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही है, उनके लिए जो लिमिट है एफडीआई इन इंश्योरेंस 74% से 100% कर दी गई। बाहर के लोग भी खूब ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में ले आएंगे। देन NABFID टू एस्टैब्लिश अ पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी टू सपोर्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी कंपनीज है जैसे एल है, अब उसको फंड रेज करना है तो वो क्या करेगी? अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेगी। लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे, पैसे इन्फ्यूज करेंगे, उस पैसे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो NABFID ने बोला कि एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देन ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ सिबिल स्कोर होता है ना, वैसे ही ग्रामीण क्रेडिट स्कोर होगा, जिससे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गाँव में होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको ईजिली लोन दे सकें, ताकि वो आइडेंटिफाई तो कर पाए कि यार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा है कि नहीं, पहले इसने लोन पटाया है कि नहीं पटाया है, ये सेफ है कि नहीं सेफ है, तो उस स्कोर से उनको वो आइडिया लग जाएगा। तो बैंक के एनपीएस भी कम रहेंगे। फिर ये आपकी हाई लेवल कमिटीज फॉर्म हुई है फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ओके, जो कि हर कुछ टाइम में सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन, लाइसेंसेस को रिव्यू करेंगी। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट्स में एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए कि साथ में प्रॉब्लम भी ना हो और एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन भी रहे, तो एक इंडेक्स तैयार होगा कि कौन सा ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है। जैसे गुजरात नंबर 1 पे है ना, फिर बिहार थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो अगर हमारे पास रैंकिंग रहेगी कि इंडेक्स रहेगा, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी कि यार इस स्टेट में इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये तैयार किया जाएगा। देन जन विश्वास बिल 2.0, जिसके तहत क्या हो रहा है, 100 से अधिक जो प्रोविजंस हैं, है ना, एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बनाया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है, जिसमें डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है ओवर 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉ। अभी क्या है कि अगर आपने इनकम टैक्स इस टाइम तक नहीं भरा, या जीएसटी इस टाइम तक नहीं भरा, या कोई अदर चीज़ें आपने नहीं की, तो आपको क्रिमिनल पेनाल्टी हो सकती है। उन ऐसी 100 से अधिक चीज़ें जो लॉज हैं, ये प्रोविजंस हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये भी एक रिफॉर्म का पार्ट है, राइट। ये थी फ्यूल। अब हम बात करेंगे पार्ट बी, जो कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हो गए आपके? इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट, गिफ्ट, ये सब आपके डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट में आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जीएसटी, ये सारी चीजें रहती हैं, राइट। तो देखते हैं सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है डायरेक्ट टैक्सेस में, वो क्या किया गया है? 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। साथ ही साथ 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सैलरीड लोग हैं। मतलब 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑलराइट, और ये रही आपकी नई टैक्स रेजिम, टैक्स स्लैब। ठीक, 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%। तो देखो इसका मतलब है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। आप बोलोगे सर ये तो 4 और 5% दिया है यहाँ पे जीरो से इसमें, तो इसमें ऐसा लेट्स से आपकी जो इनकम है 12 लाख है ना, तो भाई 4 लाख तक तो क्या है, 4 लाख तक तो जीरो टैक्स है, तो 4 लाख माइनस कर दो, बचे कितने? 8 लाख, है ना। ठीक है, 8 से 12 लाख के बीच में कितना है आपका? 10%, है ना। तो 10% कितना होगा इसका? 8 लाख का, राइट। तो ये कुछ 80,000 रुपये होता है। फिर आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो इस वजह से आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है, 4 to 8 लाख में, सॉरी 4 to 8 लाख में 5% है ना, तो ये थोड़ा और वैल्यू कम हो जाएगी, ये 70,000 ही हो जाएगा। 4 to 8 लाख में 5% है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लियर? 8 5 40, 40,000, तो बल्कि आपको कुछ टीडीएस वापस भी आ सकता है। तो ये चीज़ थी सबसे बड़ा बदलाव।
राइट। और भी एक चीज की गई है, जो सीनियर सिटीजन है देखो उनके लिए क्या हुआ है, जो उनका टैक्स डिडक्शन लिमिट है सीनियर सिटीजन की ऑन इंटरेस्ट इनकम डबल फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख रुपीज। तो अगर 1 लाख तक का कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें टीडीएस वगैरह इसमें कोई कुछ नहीं कटने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहले अगर 50,000 से ऊपर अगर कोई आपने इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, वो आप पे टैक्सेबल था। अब 1 लाख तक का जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीसीएस डिले, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें कोई डिले होता तो आपको डिक्रिमिनलाइजेशन पेनाल्टी नहीं लगेगी। जो मैंने रिफॉर्म्स की बात की ना, 100 से अधिक लॉ प्रोविजंस और लॉ को डीक्रिमिनलाइज किए गए, तो उसमें से एक ये भी है। ये कुछ चेंजेस थे आपके टैक्स में। ऑलराइट, फिर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में देखो क्या किया है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये ड्रग्स, जो स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, इनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया है। एक भी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी और 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। ठीक है, फिर कुछ कंसेशनल ड्यूटी दी गई है। 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन ऐसी हैं जिसपे केवल जो बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% की लगेगी। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, क्या किया इन्होंने, सब्सिडी जो टैक्सेस वगैरह इसमें भी कम किया है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट पीरियड को बढ़ा दिया गया है। तो एक्सपोर्ट टाइम एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर। ऑलराइट, ड्यूटी फ्री इनपुट्स, 9 न्यू आइटम्स एडेड टू द लिस्ट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट। ये किस कैटेगरी के लिए है? ये हैंडीक्राफ्ट और गुड्स के लिए। लेदर सेक्टर के लिए क्या किया गया है? बेसिक कस्टम ड्यूटी को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सिमिलरली मैरीटाइम प्रोडक्ट्स के लिए भी क्या किया गया है? बहुत कम कर दिया गया, 5% कर दिया गया 15% से बेसिक कस्टम ड्यूटी को। तो ये जो टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म किए गए हैं, इससे सरकार को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे प्रमोशन ही होगा। ठीक है, ये चीजें थी आपकी यूनियन बजट 2025। 4 इंजन ऑफ ग्रोथ, चारों सेक्टर में हमने बात की। राइट, इन्वेस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लोगों में इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट। और टैक्सेस में जो बड़ा बदलाव आया है वो है टैक्स स्लैब। 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलो कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट। इसका आंसर आपको मैं फटाफट बताते रहता हूँ। आप इसको, इसकी मैं पीपीटी है ना, इस पीपीटी की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीपीसीएस सक्सेस माइंड से मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम चैनल को। ओके, और ये पूरी पीपीटी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is or are correct regarding the union budget 2025-26? तो पहला, the income tax slab for individual with an annual income of 12.75 lakh will be reduced to nil in the new tax regime. बिल्कुल सही बात। A mission for Atmanirbharta in pulses focusing on tur dal, masoor dal has been launched. Yes. 15,000 crore has been allocated for the development of rural infrastructure. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन बजट फोकस ऑन एग्रीकल्चर? द पीएम धन धान्य कृषि योजना विल कवर 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही। लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। बिल्कुल सही। अ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दोनों तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से रेड आना चाहिए आपको। देन यूनियन बजट फोकस ऑन एमएसएमई। तो देखिए 3 स्टेटमेंट है। अ क्रेडिट गारंटी कवर फॉर एमएसएमई हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़। अ न्यू स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स अमंग वुमेन एससी एसटी हैज बीन अनाउंस्ड। ये सही है। अ स्पेशल फंड फॉर एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन हैज बीन क्रिएटेड। तो 2 और 3 तो बिल्कुल सही लग रहा है। ऑल ऑफ द अबव है क्या? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है और दूसरा सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? A special fund for MSME export promotion has been created. ऐसा कोई फंड नहीं क्रिएट किया गया है। ऑलराइट, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत था, इसमें कोई ऐसा फंड स्टार्ट नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फिस्कल मेजर्स इन द यूनियन बजट 25-26? तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट फाइनेंशियल 26 के लिए कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। द बजट ऑफ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 47.16 lakh crore. This is doubtful. Amount of 1 lakh crore has been allocated for new green energy transition fund.
तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 3, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इसमें, लगभग 10.18 लाख करोड़। ओके, ये अराउंड 11 लाख करोड़ ही था, ठीक है, ये नंबर भी ठीक कर लीजिएगा, 11 लाख करोड़ था कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन बजट measure for education? So the budget proposes establishment of 50,000 Atal Tinkering Lab. Yes. The government will establish a Center of Excellence in AI for Education. Yes. A scholarship program for girl in rural areas for higher education has been launched. So correct answer is all of the above. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद कर लेना, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही ना, उसको याद तो कर ही सकते हो। देन आपका पूछा गया फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या क्या चीज की गई है। एफडीआई लिमिटेड इंश्योरेंस हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 74% टू 100%, बिल्कुल सही बात है। A comprehensive review of non-financial sector regulation will be conducted. The tax exemption limit for retirement fund has been enhanced to 10 lakh rupees. तो ये देखा जाए करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 2। थर्ड वाला बिल्कुल गलत है ना। रिटायरमेंट फंड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है बजट में कुछ, राइट। उसमें क्या हुआ था, पेंशनर्स के लिए जो लिमिट थी इंटरेस्ट टैक्स वाली, वो 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है। 7th क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन डेवलपमेंट। पहला है 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। द बजट proposes a 5-year plan to promote development of affordable housing. The government will build a national urban mobility grid to connect smaller cities. The correct answer is 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, कोई अर्बन मोबिलिटी से ग्रिड नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर। So the budget proposes to establish a nuclear energy mission on small modular reactors. 20,000 crore has been allocated for private sector driven research and innovation. The defense ministry budget has increased by 10% compared to previous fiscal year. So the correct answer is again all of the above। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है और ज़रूरी भी है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट इज टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 12 लाख पर एनम। यस। टीडीएस ऑन रेंट 2.4 लाख से 6 कर दिया गया है। A new tax regime will be introduced with a flat tax of 10% for all individual. तो थर्ड स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, गलत है। फ्लैट कैसे हो सकता है? नो फ्लैट टैक्स रेट। ऑलराइट, फ्लैट 10% कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, कि प्रोग्रेसिव है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगती है, जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा टैक्स। चलो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 50,000 crore green energy transition fund has been announced. Budget allocates fund for the promotion of electric vehicles and battery manufacturing. The government aims to reduce carbon emission by 30% by 2027. So the correct answer here is 1 and 2. Third statement is wrong. Okay. ये चीज है कि रिड्यूस तो करना है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है बजट में। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, तो ये था आपका यूनियन बजट 2025। ठीक है, तो गाइस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मैं पीपीटी अभी अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज मेक अ शॉर्ट नोट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प ले सके। प्रीलिम्स वाले जो भी फैक्ट्स है मैंने आपको बता दिए, जो जो नई नई स्कीम्स आई हैं उसको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना। जो बजट के नंबर्स हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो मैं ट्राई करता हूँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे बेस्ड जो एमसीक्यू का सेट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट, तो उसमें मेंस की क्या चीज़ें हैं, प्रीलिम्स की क्या चीज़ें सेपरेटली वो दिखा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।